एक मर्द जब टूटता है जब कोई औरत उसके साथ धोखा करती है और राज बुरी तरह से धोखा खाया हुआ इंसान था। वह रचना से बेहद मोहब्बत करता था। उसी मोहब्बत ने आज उसे ये दर्द दिया था। उसके बाद भी उसे मजबूरी में आकर रचना से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन उसने शादी करते और फेरे लेते ही दिल में ये तय कर लिया था, रचना मेरी मोहब्बत के लिए हमेशा तड़पेगी। और सच में राज ने ये सब कुछ कर दिखाया था। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक राज रचना के पास नहीं गया था। रचना ने एड़ी से चोटी तक की जोड़ लगा ली थी, लेकिन दोबारा राज की मोहब्बत को ना पा सकी थी। लेकिन वह हर दिन एक नई कोशिश में लगी रहती। आज वह उसके कमरे में ऐसे लेटी थी, कोई भी मर्द देख ले तो वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। उसके बिस्तर पर फूलों के बीच में बैठी, लेकिन बिना कपड़ों के थी। उस खूबसूरत गुलाब के पत्तियों में उसका दूध सा गोरा बदन एक अलग ही रूप दे रहा था। लेकिन उसके बाद भी राज ने अपने कमरे में आते ही रचना को इतनी जोर से डांटा था और कलाइयों से पकड़कर उसे बिस्तर से हटाया था। राज ने कहा, ये जगह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती है। चाहे तुम कितना भी सपने सजा लो, यहाँ तुम कभी नहीं बैठ सकती हो। रचना ने खुले जिस्म से उसको अपने बाजुओं में जकड़ लिया था, लेकिन राज के एक ही दहाड़ में उसका सारा भूत उतर गया था। उसके करतूत को उसके सामने रखते, उसे जलील करते, उसे कमरे से निकाल चुका था। लेकिन राज का कल का दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला था। उसी सेज पर सजी रश्मि नाम की लड़की बैठी उसे पूरा पागल कर चुकी थी। और जैसे ही राज रश्मि के ऊपर झुका, सामने रचना को देख आग बबूला हुआ था। रश्मि तो जैसे शर्म से पानी पानी हुई थी। उसने अपने कपड़ों को समेट बेड के उस तरफ भागी थी। राज रचना को बाजुओं से पकड़ बाहर का रास्ता दिखा चुका था। फिर से वह रश्मि के दहकते जिस्म को ठंडा करने में मगन हो गया था। अंदर से रश्मि की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। रचना का बस नहीं चल रहा था, वह उस कमरे को आग लगा दे। वह अपने बालों को बाहर खड़ी नोचने लगी थी। उफ राज, तुम मेरी जगह उस लड़की को कैसे दे सकते हो? अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। अब रचना अपना पैर पटकती उस कमरे से जा चुकी थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। आज दुल्हन बनी हुए अंधाधुन भागे जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था। उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वह भागते हुए एक गली से निकलती दूसरी गली की तरफ मुड़ी थी और एक बहुत चौड़े गली में पहुंचकर गहरी सांस भरने लगी। आसपास देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात का सन्नाटा फैलती जा रही थी। दूर दूर सड़कों की लाइट में हर तरफ देखती अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगें अब सूज चुकी थी, बहुत धीरे से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत खुद जवाब दे गई थी। वह अब चाह कर भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वे लोग मेरे ही पीछे आ रहे हैं, मुझे निकलना होगा। वह घबराए हुए वहां से तेजी से भागी। अचानक उसकी निगाह एक गेट की तरफ उठी और एक आधा खुला गेट से एक उम्मीद जाग गया, एक सहारे की उम्मीद, अंधेरे में उजाले की किरण। भगवान की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वह उसे आधे खुले गेट से अंदर दाखिल होती, बहुत बहादुरी से गाड़ी के पीछे से छुपती, एक तरफ दुबक कर बैठ गई। विष्णु विष्णु। अचानक से उसे एक भारी आवाज अपने कानों में गूंजी। जी साहब। एक आदमी सर झुकाए उस आदमी के पास जाकर खड़ा हुआ। गेट क्यों खुला है? ये भारी आवाज और माथे पर बल डाले बोला। जी, वह गाड़ी की एंट्री हुई थी गेट से, तो शायद बंद करना भूल गया था। सर झुकाए ही जवाब दिया, बंद करो उसे और आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वह अपने गुस्से वाली आवाज में कहता अंदर की तरफ बढ़ गया था। रश्मि ने छुप कर उस आदमी को देखा, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब थी। उसका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वह अंदर जा रहा था। रश्मि डरी हुई वापस नीचे दुबक कर बैठ गई। काफ़ी देर वहीं बैठी, आज की समस्याओं पर गौर करती रही। अपनी दुल्हन के कपड़ों को एक नज़र देखती वह अपने होंठ दबा गई। कृपा थी कि वो बहुत बुरे वक्त से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना न जाने इस वक्त वह उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर भरोसा करे, कौन किस तरह का बहरूपिया निकले, वह उस बहरूपिया के अंदर भेड़िया छुपा हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रखे वह अपनी सिसकियों का गला घोट रही थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। अब रश्मि को ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वह पार्किंग एरिया में छुपी बैठी थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे बुरी तरह से ठंडा कर दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वह घबराकर आसपास देखती, पार्किंग के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था। कांपते हुए उसने लहंगा छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे बूंद उस पर गिरते उसे पल भर में भिगो दिए थे। हे भगवान, मेरी मदद करो।
मेरा आपने जहाँ इतना साथ दिया थोड़ा और कर दो। वह आंसू बहाते अपना लहंगा झटके से छुड़ाती। पार्किंग में बढ़ती, उसे घर का मेन गेट खुला दिखाई दिया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। वह नज़र बचाती घर के अंदर के हिस्से में दाखिल हुई। एक बहुत बड़े गेट से अंदर होते आगे बढ़ने लगी। वह घर नहीं था, महल था। इस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वह स्वर्ग में आ गई हो। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से उसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही स्वर्ग जैसा होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए तो नर्क बन गया था। परेशानी से सोचते आंसू फिर से बहने को तैयार थे। उससे पहले कि कोई उस तरफ आता, उसे देखता, वह जल्दी वहां से निकलती। एक गेट से जाती सीढ़ियां चढ़ गई। धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती, कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह एक दीवार के ओट में होते छुपी थी। वही आदमी जो बाहर गुस्से से बात कर रहा था। रश्मि को यही लगा। वे लंबे लंबे कदम भरता एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। रश्मि वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद फिर से कमरे से निकलता, एक फाइल लिए वही वापस मुड़ गया जहां से इस तरफ आया था। रश्मि मौका देखते उस कमरे में घुस गई। वह कमरा देखकर दंग रह गई। वो महल से भी ज्यादा खूबसूरत कमरा था। वहां के फर्नीचर अलग ही खूबसूरती दिखा रहे थे। कमरा देखने वाली हर आंख को ही हैरान कर देने के लिए काफी थे। वह खुद हैरान हुई। तभी उसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वह जल्दी से एक अलमारी के पीछे छुपी थी। तभी दरवाजा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। उसमें से उसका जिस्म पूरा दिखाई दे रहा था। वह लड़खड़ाती अंदर दाखिल हुई। राज, राज, वह ऊंची आवाज में किसी को बुला रही थी। रश्मि का दिल धक से रह गया था, कहीं वो मुझे देख ना ले। रश्मि और ज्यादा सिकुड़कर पीछे होती बैठी थी। उसी पल कमरे का फिर से दरवाजा खुला। ही आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलटकर राज को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मेरा राज। उसने अपनी बाहें राज की तरफ बढ़ाई कि अगले पल राज ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह बुरी तरह से लड़खड़ाती जमीन पर गिर गई थी। अपने गंदे हाथों से राज को छूना भी मत। वह आदमी ने गुस्से से नशे में धुत रचना को कहा, क्यों क्यों न छूऊं? मेरा हक है तुम पर। मेरे पति हो, तुमने मेरे साथ सातों वचन निभाए थे। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का मुझे पूरा पूरा हक है। तुम्हें अपनी जवानी दिखाने का सिर्फ मेरा ही तो हक है। वह उसके गले में बाहें डालकर कह रही थी, दूर रहो तुम जैसी गंदी लड़कियों को। मैं अपने आसपास भी भटकने ना दूं। छूना तो बहुत दूर की बात है। वह अपनी शर्ट के कॉलर को छुड़वाते नफरत से बोल बैठा था, तुम जो भी कह लो, जब तक मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकते। उसके पीठ पर बाजू जमा गई। राज ने झटके से उसके बालों में हाथ डाले, उसे फिर से झटका दिया। निकल जाओ मेरे कमरे से। वह उसे गुस्से से कहता बोला, क्या कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? वह जख्मी शब्दों में पूछने लगी। अगर आ गई तो उसी वक्त शादी भी कर लूंगा। उसे अपनी महबूबा बनाऊंगा। उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊंगा और उसे खुद को छूने का पूरा हक भी दूंगा। जितना मैं तुमसे नफरत नहीं करता उतना मोहब्बत मैं उससे करूंगा। गेट आउट, मेरे कमरे से निकलो। वह उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर फेंक आया और दरवाजा लॉक कर लिया और खुद अपनी शर्ट उतार कर उछाल दिया। उसके मजबूत मसल और चौड़ी छाती देखती रश्मि अलमारी के पीछे डर रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये आदमी बहुत ही जुनूनी और गुस्से वाला दिखाई देता है। अपनी पत्नी को लेकर जरा भी लिहाज नहीं किया। अगर उसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई अनजान लड़की उसके रूम में है तो न जाने क्या सजा देता उसको। डर से रश्मि का सांस फूलने लगा था। वह जरा सा आगे हो गई तो बेध्यानी में पास पड़े लैंप को गिरा दिया। राज जो अपनी शर्ट उतारते अब पैंट से बेल्ट को निकाल रहा था, आवाज पर पलटा और अपने सामने दुल्हन बनी एक कमसीन लड़की को देखता उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, जबकि रश्मि का तो सांस ही रुक गया था। राज ने अपने होंठ भींचते उस लड़की के पास जाते माथे पर बल डाले उसे सर से पांव तक देखता रह गया, जो बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा हसीन उसकी भूरी आंखें थी जिन पर लंबी घनी पलकें वे कांप रही थी। उन आंखों में एक डर था कि राज 2 कदम और ज्यादा पास होने पर दीवार में जाकर सिमट गई। थर-थर कांपने लगी थी। राज ने आगे होते उसके दोनों हाथ के तरफ दीवार पर हाथ रखे उससे बात करने की कोशिश की। मारना मत प्लीज। रश्मि ने जल्दी अपना चेहरा छुपाया। राज ने दांत पर दांत जमाए उस लड़की को देखा जो सच में मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आ गई? वह दरवाजे से, रश्मि ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे गिरे। वह गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखता पूछ रहा था, जी। रश्मि अपनी भारी पलकें झपकाती नरम आवाज में बोली, किसने भेजा है तुम्हें? अब की बार पीछे होता हुआ दराज से सिगरेट निकाल कर
सुलगाता एक आईब्रो ऊपर करते शक में पड़ते हुए पूछने लगा। किसी ने नहीं, मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी, वे हकलाते हुए डरे डरे शब्दों में बोली। अपनी शादी से भागी हूँ। अपनी सांस हवा में छोड़ते हुए उसको सर से पांव तक देखता अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। रश्मि ने डरकर पहले ना में गर्दन हिलाया, फिर अगले ही पल सर हाँ में हिलाती। जबरदस्ती कर रहे थे क्या घर वाले? नहीं। अब की बार सब कुछ याद करते उसकी आवाज़ हकलाई, जबकि वह शब्द नरम थे। फिर भागे क्यों? साथ धोखा हुआ था। आप मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। वे अचानक से उस पर बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है? वह सिगरेट ट्रे में मसलते उठा था। कर लीजिए मुझसे शादी, मुझे एक जगह चाहिए, आपको एक अच्छी वफादार पत्नी, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। वह उसके आगे हाथ जोड़ गई। तुम पागल हो? राज ऐसी किसी चलती फिरती लड़की से शादी करेगा? वह गुस्से में बोला था। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ। वह कहते कहते अचानक रश्मि की जुबान पर ब्रेक लगी थी। बात पूरी करो। रश्मि ने सर झुकाया, उसके तरफ देखा। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब की बार वह गंभीर शब्दों में कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। और तुम्हें लगता है कि राज तुम्हें अब जाने देगा? उसकी आवाज़ पर रश्मि के कदम रुके थे, जबकि दिल जोरों से धड़का था। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? वह उसके पास आता पूछने लगा। ईश्वर त्यागी। रश्मि के जवाब पर एक पल को राज की आंखों का रंग उड़ा था। वह चौंक गया। अब ये नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा अभी इसी वक्त। अभी वह अपनी बात पूरी करती, राज ने उसकी बात पर उसे टोका। अचानक मेरे पापा का नाम सुनकर आपको एहसास हुआ कि मैं राह चलती लड़की नहीं हूँ, आपसे शादी करने के काबिल हूँ। अमेजिंग, बट मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुंह बनाकर कहती दरवाजे के लॉक पर हाथ रख गई थी। तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, शादी तो अब मेरी तुमसे होकर रहेगी, और अभी होगा। राज के निगाह में जो चीज़ आ जाती है वह राज की हो जाती है, और तुम तो राज के कमरे में खड़ी हो और राज तुम्हें छोड़ देगा। राज ने बड़े गुस्से से कहा। आप एक बात समझ लीजिए राज, मैं कोई चीज़ नहीं, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ से जा भी सकती हूँ अपनी मर्जी से। किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोके। राज की नरमी से कही बातों पर वे अपना सारा डर भुलाकर उसकी आंखों में आंखें डालते जवाब देती उस पर भड़क गई, जबकि अगले ही पल राज ने उसे बिस्तर पर जोर से पटका। अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वह मजबूत बॉडी वाला आदमी था। उस वक्त शर्ट लिए रश्मि के बिल्कुल सामने खड़ा था। शादी तो तुम्हें करनी होगी, जबरदस्ती या फिर प्यार से, वरना सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। वह दूसरा सिगरेट निकालते कहा। मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करो मिस्टर राज, मैं किसी से डरती नहीं। अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर भी रही थी। बहादुर बनी खड़ी थी। ये तो तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाने के बाद पूछूंगा। राज की बात पर रश्मि ने अपने होंठ भींचते उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। बिल्कुल नहीं, आप उन्हें नहीं बुलाओगे। वह उसके पास जाती 2 कदम की दूरी पर रुकती बोली। तुम्हारे पिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। पिता से मुलाकात या मुझसे शादी, फैसला तुम्हारा है। वह अब बड़ी तसल्ली में बोला था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वे आंखों में आंसू लिए बोली। जो भी समझ लो। वह बेरहमी से बोला। आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? वे जज करते बोली। मेरा इरादा नहीं था, तुमने मेरा दिमाग घुमाया, अब भुगतो। वह भी फट से जवाब देता अपने सिगरेट फिर से ट्रे में बुझा गया था, जबकि रश्मि अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए बेचैनी का शिकार हो रही थी। कहाँ चली गई? कुछ तो पता चले। कितनी देर से ईश्वर त्यागी के आदमी रश्मि को तलाश कर रहे थे। ईश्वर के आदमी रश्मि को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन सर हमें बच्ची कहीं नहीं मिल रही। अखिलेश ने सर झुकाए कहा तो ईश्वर त्यागी का भारी हाथ उस पर उठा था। मुझे हर हाल में चाहिए, जानते हो ना। वह ना मिली तो चंद्रबाबू क्या करेगा? ढूंढो उसे कहीं से भी, चाहे वो पाताल में भी छुपी क्यों ना हो, उसे ढूंढ कर ले आओ। वह भी जिंदा, ईश्वर त्यागी चिल्लाया था, जबकि सारे एक बार फिर से रश्मि की तलाश में निकल पड़े थे। अगर ये लड़की ना मिली तो नहीं, उसे मिलना ही होगा। हे भगवान, मेरी बेटी तेरी छत्र छाया में हो। वह परेशानी से बोलता भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब नीयत में खोट हो तो भगवान से प्रार्थना की हुई कभी स्वीकार नहीं होती। चंद्रबाबू के साथ आज रश्मि की शादी थी, लेकिन किसी वजह से चंद्रबाबू नहीं आ सका और रश्मि को मौका मिल गया और वह फरार हो गई। ऐसे में उन्हें रश्मि को ढूंढने का मौका तो मिल गया, लेकिन अभी तक उन्हें रश्मि नहीं मिली थी। सुबह के 7 बजे रश्मि को कमरे से लिए बाहर निकला, जबकि फ़ोन पर अपने खास आदमी दिलीप कुमार पंडित जी और बाकी इंतजाम पूरे करने के लिए और ब्यूटिशियन को मेकअप का कह चुका था। राज कौन है ये लड़की? शांति देवी ने हैरानी से दुल्हन के कपड़ों में एक कमसीन लड़की को राज के साथ उसके कमरे से निकलते देखा तो सीढ़ियां उतरती वो बुरी तरह से हैरान हुई थी कि उनके पीछे रचना पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। राज को तो लड़कियों से एलर्जी थी।
वह किसी भी लड़की को अपने नज़दीक भटकने नहीं देता था, यहाँ तक कि वह उसकी धर्मपत्नी थी। कितनी बार उसके करीब होना चाहा और क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन वह उसे छूना तो दूर की बात थी, देखना भी ठीक नहीं समझता था। उसकी नज़र में रचना एक आवारा बदचलन लड़की थी, जिसका सजना संवरना दुनिया के सब मर्दों के लिए एक सा ही था। ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में मजबूरन उसे अपना नाम देना पड़ा था, लेकिन वह मुकाम नहीं दे सका था जो एक धर्मपत्नी का हक होता है और राज की पत्नी को मिलना चाहिए था। ये रश्मि मेरी होने वाली पत्नी है। राज ने बिना किसी झिझक के उसको सबसे मिलवाया था। क्या बोल रहे हो तुम? राज, ऐसा कैसा मुमकिन है? तुम तो शादीशुदा हो। और ये लड़की? शांति देवी को अचंभा सा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, फिर ऐतराज़ क्यों? वह कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देखता बोला, तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। राज रचना के करीब आते बोली। उसका शब्द रुंध सा गया था। दूर रहकर बात करो। राज के शब्दों में नफरत थी। रचना बुरी तरह से अपसेट हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। राज एक बार जो फैसला कर लेता था फिर पीछे नहीं हटता था। और फिर सच में थोड़ी देर के बाद राज ने उस लड़की से शादी कर ली। वकील को बुलाकर उसने कानूनी कार्रवाई भी कर लिए थे। आंखों में आंसू लिए वह भी ये सब कर गई। जब फैसला ले लिया तो फिर डर किस बात का? और जब राज को मेरी सारी हकीकत का पता चलेगा तब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह वह डरते डरते राज की तरफ देखती, जो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था। चंद्र बाबू से शादी करने से तो राज ही बहुत अच्छा था। मैं एक ऐसे गुस्से वाले आदमी से शादी कर लूं, भले बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे गुस्सा ही हो जाए, लेकिन बाद में मैं उसे मना लूंगी। वह दिल ही दिल में आने वाले वक्त को सोचती बड़ी तसल्ली में हो रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षाओं में पढ़ने वाली थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? रचना ने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बस कर दो मेरी जान। आपको पता है राज एक बार जो ठान ले वो फिर पीछे नहीं जाता। शांति देवी ने बिलक बिलक कर रोती रचना को संभालना चाहा, जबकि खुद भी गुस्से से कांप रही थी। रचना शांति देवी की सास की सहेली की नातिन थी और बचपन से इन दोनों का रिश्ता तय था। शादी भी एक हादसे के तहत हो गई थी। वह बहुत घबराई थी। राज के रूम में बैठी थी। एक दिन पहले ही उसके कमरे में छुपने आई थी और अब उस कमरे की मालकिन बन बैठी थी। उस लड़की को रचना के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन रश्मि भी क्या करती? वह मजबूर थी। उसे खुद को बचाना था अपने पिता और चंद्र बाबू से। राज कमरे में दाखिल हुआ तो वह झट से उठ खड़ी हुई। राज ने एक गहरी मुस्कान से उसे देखा। रश्मि का नन्हा सा दिल पसलियों से टकराने लगा। चोर नजरों से होती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि राज उसके तरफ बढ़ने के बजाय अलमारी की तरफ बढ़ा, वहां से कुछ पेपर लिए और चुप से बाहर निकल गया। रश्मि फिर से चुपचाप वहीं बैठी रह गई। सारा दिन बीत गया, कोई भी रूम में नहीं आया। अब तो रश्मि को भूख भी बहुत लग रही थी। समस्याएं कैसी भी हो, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती। पेट में भूख से अब और ज़्यादा बेहाल हो रही थी। कल दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त करने से उसकी आंखें भीग गई थी। एक तो वह इतना बड़ा फैसला कर गई थी, बिना राज को जाने वह उससे शादी कर बैठी थी। अब उसके तरस पर बैठी थी। बेकाबू उसे ईश्वर त्यागी और चंद्र बाबू की याद आई तो वह कांपने लगी। खुद को नॉर्मल करते हुए उठी और कमरे से बाहर निकली। अंदर से चलते हुए किचन को ढूंढते किचन में आई, जहाँ उस वक्त कोई भी नहीं था। इतना बड़ा महल नौकरानियों से खाली। रश्मि थोड़ी सी हैरान हुई, आसपास निगाह दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कोई आया ही ना हो। वह एक तरफ रखे फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसे खोला तो आंखें खुशी से भीग गई। बर्गर, पिज्जा और बहुत सारे पकवानों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें देखकर रश्मि की भूख चमक उठी थी। वह उसमें से कुछ चीज़ निकालती सेल्फ पर रखने लगी, लेकिन उसका भारी दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। उसे उतारकर उसने एक चेयर पर टिका दिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गई। मजे से सब सेल्फ पर रखती। अब वो प्लेट में अपने लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। उसके मुंह में पानी भराया था। सब कुछ निकाल लेने के बाद तसल्ली से डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी। 1 मिनट, अभी उसने खाना नहीं शुरू किया था कि अचानक अपने पीछे से आती आवाज पर चौंकी। वह पलटकर देखा तो राज की पहली पत्नी रचना उसे खूंखार नजरों से देख रही थी। वह गुस्से से आगे बढ़ती उसके आगे से प्लेट उठा चुकी थी और बहुत ही गुस्से से सेल पर पटक चुकी थी। किसके परमिशन से तुम मेरे किचन के अंदर घुस आई हो? वह उसे कड़कते तेवर से देखते बोली। रश्मि के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह चुप ही रही। बोल, जल्दी क्यों आई है तू यहाँ खाना चोरी कर रही थी? रचना के नए इल्जाम पर रश्मि की आंखें हैरानी से फैली थी।
समझती क्या हो तुम खुद को? मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरे बिस्तर पर पहुंच गई, तो क्या अब मेरी हर चीज़ पर कब्जा कर लोगी? उसे बाजू से खींचती, दबोचते चिल्लाई थी, तुम भले कमसीन हो, खूबसूरत हो, लेकिन राज पर पहला हक मेरा है। रचना बड़ी रोब में बोली थी। समझी तुम? उसे वहां से जोर से धक्का देकर छोड़ गई। आइंदा मेरे किचन में कदम भी मत रखना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी। तुमने जिससे शादी की है उसी से कहो तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करे। वह सब चीजों को वापस बॉक्स में रखते बिना पलटे उसे देखकर बोलती जा रही थी, जबकि दरवाजे पर राज ने उसकी सारी बातें सुनी थी। रश्मि की उसके तरफ पीठ थी, वह हसरत से उन चीजों को देख रही थी। भूख से उसकी जान निकल रही थी। रचना सब कुछ वापस फ्रिज में रखती पलटकर रश्मि को देखा था, लेकिन उसके पीछे राज को देखकर अपने होंठ बंद कर लिए थे। राज का चेहरा गुस्से में था। रचना ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया कि रश्मि ने चुप से अपना हैवी दुपट्टा चेयर से उठाकर खुद पर ओढ़ा और भीगी आंखों से किचन से जाने लगी कि राज को देखते वहीं रुक गई। राज अंदर बढ़ा और रश्मि की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत देखता वह माथे पर बल डाल गया। अगले ही पल उसे कलाई से थामे रूम में ले जाते बिस्तर पर पटका था कि इस व्यवहार पर बिल्कुल सुन रह गई। किससे पूछकर कमरे से बाहर कदम निकाला तुमने? वह उसके पास बिस्तर पर एक टांग जमाता झुका था। रश्मि डरकर पीछे हटी थी। मुझे भूख लगी थी। तुम भूख से मर तो नहीं गई थी ना? आदत होनी चाहिए तुम्हें भूखा रहने की। वह मुंह बनाकर बोलता पीछे हटा। रश्मि को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। आइंदा बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना, तुम्हें तुम्हारी औकात का खाना मिल जाएगा। राज ने फोन पर किसी को मैसेज करते उसे धीरे से कहा। क्या मतलब? क्या है मेरी औकात? वह भी दो टूक बात करती। ईश्वर त्यागी की बेटी की औकात मेरी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं है। वह गुस्से से दहाड़ा था, जबकि रश्मि को अपना दिमाग घूमता हुआ दिखाई दिया था। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई तो पापा के दुश्मनों में से एक हो। पल में रश्मि ने अंदाजा लगा लिया, जबकि राज के चेहरे पर अभी वही असर दिखाई दे रहे थे। आपने मुझसे चीट किया। रश्मि ने अपना सर दोनों हाथों में थाम ली। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। राज ने आगे बढ़कर आने वाले से एक पन्नी लिया था और लाते बिस्तर पर पटका था। बहुत भूख लगी है, ये लो खाओ और सर मत खाना दोबारा। अब खाना 24 घंटे के बाद ही मिलेगा। वह एक कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और न जाने कितने लोगों से उसे अपने पिता की दुश्मनी में खुद पर जुल्म सहना पड़ेगा। उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। भूख भी उसे बहुत तेज लगी थी। पेट में बहुत दर्द होने लगा था। आगे बढ़कर उसने पन्नी खोला तो उसमें से एक छोटे से पन्नी में उबले चावल और दूसरे पन्नी में दाल थी। उनकी औकात बस इतनी थी कि एक वक्त में उसको पेट भर खाना न देता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यहाँ खुद अपनी इज्जत को बचाने के लिए छुपी थी, अब उस आदमी की जिंदगी में शामिल हो गई। न जाने क्या दुश्मनी थी उसकी ईश्वर त्यागी से, जिसे अब मुझे भुगतना पड़ेगा। वह गुस्से से सोचती डिस्पोजल में प्लेट में चावल रख रही थी। उसने जिंदगी में कभी भी खाने की बेइज्जती नहीं की थी, इसलिए जो भी मिल जाए वह धन्यवाद करते खा लिया करती थी। अभी भी वह दाल चावल रखते बड़ी तसल्ली में हुई थी और भगवान का धन्यवाद करते बचे हुए चावलों को वापस पन्नी में डालकर एक तरफ रख दिए थे। अब वह खाना खा रही थी। पानी तक ना था उस रूम में और प्यास से उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वह पानी के लिए बाहर कहाँ जाती? पता नहीं राज कहाँ है जो मुझे यहाँ कैद करके चला गया। अब बिस्तर पर लेटते अपने बीते टाइम को सोचती नींद की वादियों में खोने लगी। फिर न जाने कब उसकी आंख लगी। वह कितनी देर सोचती रही। आंख तब खुली जब उसे अपने बिस्तर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसकी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। उसको अपने ऊपर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ तो झट से आंखें खोलती दुबक कर पीछे हटी थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और गहरी खामोशी थी। रश्मि का दिल जोरों से धड़क रहा था। झटके से उठ बैठी। अपने बहुत पास राज को देखते हुए डरते हुए गहरी सांस भरने लगी। राज सट लिए था। रश्मि घबराकर बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठा हुआ। इतना डर किस बात पर रही हो? वह भी उसके नज़दीक हुआ। मुझसे दूर रहो, वह हकलाते बोली। शादी दूर रहने के लिए तो नहीं की। वह उसे झटके से अपनी गोद में बिठा गया। वह उसके खुले चौड़ी छाती को दोनों हाथों से पीछे करती अब हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर राज ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ से पीछे की तरफ मोड़ा। रश्मि के होठों से चीख निकली थी। मुझे आनाकानी करती लड़कियां पसंद नहीं और ना मैं जोर जबरदस्ती करता हूँ। ठीक होगा, खुद को मेरे हवाले कर दो। राज ने उसके चेहरे को दबोचते हुए कहा। आप झूठे और धोखेबाज हैं। मुझे धोखा दिया। कोई फर्क नहीं आप में और ईश्वर त्यागी में। आप दोनों एक जैसे हैं। रश्मि गुस्से से चिल्लाई, आवाज नीचे। राज ने उसका जबड़ा दबोचा। खबरदार उस नीच आदमी से मुझे मिलाया तो जान ले लूंगा तुम्हारी।
वह गुर्राया था। नीच आदमी की बेटी को अपनी जरूरत का सामान बनाने लगे हो। रश्मि ने भी दो टूक जवाब दिया। राज ने अगले ही पल उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया, उसका दुपट्टा उसके तन से दूर उछाल दिया। रश्मि ने धड़कते दिल से उसे देखा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे? वह तड़पते हुए बोली। ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर करोगी या फिर अपने आप को मुझे सौंप दोगी। वह उसके ब्लाउज को एक झटके से दो हिस्सों में करता, उसके शरीर से अलग किया था, उसकी धड़कनों पर आया, उसके धड़कनों पर अपने हाथों को फेरता। वह उसकी सिसकियां निकलवाने लगा। अभी तुमने मेरा एक और रूप देखा है, अब तुम्हें मैं अपना ऐसा रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वह उसके होंठों के पास झुके बोलता, अपने होंठ उसके होंठों से गुम करता जुनूनी हुआ था। प्लीज राज, मुझे नहीं पता ईश्वर त्यागी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया है, लेकिन प्लीज मुझे उनके किए की सजा मत दो, वरना वह अब रो पड़ी थी। उसने जो किया है उसका भुगतान तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी सजा मेरे जिस्म की भूख है। कहते के साथ ही वह उसके होंठ से बुरी तरह से चिपका था। रश्मि के सिसकियों को अपने होंठों में गुम करता उसका लहंगा भी उसके शरीर से सरकाया था। रश्मि डर से कांप उठी थी। तुम ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। राज ने खुद को भी हर पर्दे से आजाद करते उस पर छा गया था। उसी पल रश्मि का सांस हलक में ही अटक गया था। राज के जिस्म से अपना जिस्म मिस होता महसूस करते हुए अपना होंठ दांतों तले कुचल गई थी। राज उसका ये मासूमाना एक्टिंग देखता पागल हुआ था और उसके अगले पल उस पर नरमी दिखाने लगा था। वह बहुत नाजुक सी थी। उसके पहाड़ जैसे जिस्म के नीचे वह दुबक कर रह गई थी। सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी। उस पर खुद को एडजस्ट करते उस वक्त उसके धड़कनों पर अब नरमी से अपने होंठों का रस उसके अंदर भरने लगा था। उसका पत्थर जैसा जिस्म रश्मि को चुभने लगा था। 27 साल उसने कुंवारेपन को झेला था। रचना से शादी उसकी 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसे राज ने रचना को बिना कपड़ों के अपने दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ चुका था। उस दिन रचना को उसने डिवोर्स की धमकी भी दी थी, लेकिन शांति देवी की कसमों ने उसके ये करने से रोक दिया था। अगर वह अपनी कसम ना देती तो वह उस दिन रचना से अपना नाम भी छीन लेता। उसके बाद इमरती देवी ने बहुत कोशिश की कि उनकी सहेली का पोता उनकी नातिन को विदा करवा कर ले जाए, लेकिन राज की नाह में हाँ ना बदली। वह अपने जुबान का इतना पक्का था कि सामने वाले को भी इतना ही खरा मांगता था जो सिर्फ उसका हो और सर से पैर तक उसी का रहे, ना कि औरों के बिस्तर की खूबसूरती बने। रचना उस दिन नशे की हालत में थी और खुद से कंट्रोल खोकर राज के करीबी दोस्तों के साथ अश्लील व्यवस्था में पाई गई थी और राज ने उसे देख लिया था। अब वह चाहकर भी अपना भरोसा पहले जैसा नहीं कर सकता था। रचना के लिए ये सब नॉर्मल बात थी। वह राज से मोहब्बत तो करती थी, उसे पाने का रचना पर भूत सवार था। उसका जिस्म हासिल करना उसका पहला मकसद था, जिसमें वो हर हाल में नाकाम होती जा रही थी। क्योंकि राज उसे अछूत समझता था, इतना ही उसके लिए पागल होती थी और आज उसी नफरत की वजह से रश्मि को अपनाया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी नाजुकी को महसूस करता वह नरम पड़ गया था। अपने जिस्म पर राज के दिए गए निशान को महसूस करती इस बार रश्मि की सिसकियां गूंजी थी, लेकिन उसमें दर्द का असर कम और सुकून ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जिसे राज महसूस करते और ज़्यादा उसके अंदर समाता चला गया था। वह बेहाल हुई थी। एक एहसास राज के रगों में छा गया था। एक ही झटके से वह उसमें समा गया था। रश्मि तड़प कर रह गई थी। अपनी मोहब्बत को और अपनी जवानी को उसके ऊपर बिखेरता चला गया था। राज की नरमी कहीं खो गई थी। अब पूरे कमरे में दोनों की गहरी सांसें, मदहोशी और सिसकियां थी जो उन दोनों के एक होने का पता दे रही थी। उसको अपने ऊपर करते फिर से अपनी मोहब्बतें उस पर निछावर करने लगा। रश्मि को सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। राज की जुनूनियत वह 18 साल की लड़की सहते सहते बिल्कुल पागल हो चुकी थी, लेकिन राज की जुनूनियत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। रश्मि ऐसे जल्दीबाजी के शादी में पूरी तरह से खुश नहीं थी, लेकिन वह नाराज भी नहीं थी। राज उसे पहली नज़र में ही एक अच्छा इंसान मालूम पड़ा था, बल्कि एक मसीहा लगा था जो चंद्र बाबू जैसे शैतान से उसे बचा सकता था। और ये सब तभी मुमकिन था जब वह खुद को राज के हवाले कर देती। फिर उसके जिस्म की रक्षा वह खुद करता। जब उस पर अपनी मोहर लगाता, राज एक लंबी सांस छोड़ता जिसकी पहचान उसका नाम ही था। वह राज था जो उसके पिता और चंद्र बाबू से टक्कर ले सकता था। यही वजह थी कि वह राज के शादीशुदा होने के बावजूद भी उससे शादी कर बैठी थी, जिसे राज ने जल्दी एक्सेप्ट करते उसे अपनी धर्मपत्नी बना लिया था। राज प्लीज आराम से उसकी मोहब्बतों से निढाल होते वे आंखें नीचे टूटते बिखरते सांसों में बोली, जिस पर राज की मोहब्बतों ने और ज्यादा बढ़ावा किया। वह बिना किसी बनाव सिंगार के
वे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो बिना रुके अपना काबू खोते उसकी जान होठों पर लाता, एकदम उसे तसल्ली देता लंबी सांस छोड़ा था। इधर अगर मुझे वह लड़की ना मिली तो तुम्हारी मौत पक्की है ईश्वर त्यागी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। चंद्रबाबू की आवाज़ में गुर्राहट थी। वो मिल जाएगी, आपकी ही है, मैं ये वादा करता हूँ, ये त्यागी की जुबान है। चंद्रबाबू को यकीन दिलाते कहा, 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर मेरे हवाले कर दो। शादी अब बाद में करूँगा, पहले उसके नाजुक जिस्म में अपनी प्यास बिछाऊँगा, उस पर अपनी मोहर लगाऊंगा। चंद्रबाबू के निगाहों में रश्मि का नरम नाजुक खूबसूरती चेहरा घूमा था, जिसने पल में चंद्रबाबू के जज्बातों में आग मचाई थी। मुझे वह लड़की हर हाल में चाहिए, हर हाल में, वरना सबको जलाकर राख कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ईश्वर त्यागी, चंद्रबाबू ने ऊंची आवाज में उसे ललकारा तो ईश्वर त्यागी ने अपने होंठ पीच लिए। चंद्रबाबू एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का सप्लायर था, नई और खूबसूरत लड़कियों के भी खरीदारी करता था। कोई भी नई लड़की आती तो सबसे पहले उस लड़की के साथ चंद्रबाबू एक रात बिताता, उसके बाद उस लड़की को बेच देता। और रश्मि उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए उसने ईश्वर त्यागी से रश्मि का हाथ मांग लिया। ईश्वर त्यागी उसके हर गलत काम में उसका साथ देता था। बरसों से उसने अपनी रश्मि को छुपा कर रखा था, लेकिन एक दिन चंद्रबाबू की नज़र उस पर पड़ी और अपने कर्ज के बदले चंद्रबाबू ने उससे रश्मि की डिमांड करी। वरना जो कर्ज ईश्वर त्यागी ने चंद्रबाबू से लिया था वह उसे वापस करके अपनी बेटी को बचा सकता था। लेकिन ईश्वर त्यागी ने किसी तरह रश्मि को चंद्रबाबू के साथ शादी करने पर राजी कर लिया था। लेकिन एन टाइम पर शादी वाले दिन ही उसे ये पता चल गया कि उसके पापा जिस आदमी से उसकी शादी कर रहे हैं वह एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बहुत बड़ा गुंडा है। इसी वजह से वह शादी वाले दिन ही घर से भाग आई थी और अभी तक कोई भी पता नहीं लगा सका था कि वह कहाँ है। सुबह राज की आंख खुली तो रश्मि को गहरी नींद में पाया। उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद में सोई थी। उसके मध्यम सांसें महसूस करती राज के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था। उसके अंदर की मोहब्बत को सिंचाई मिली थी, लेकिन शायद ये भी थोड़े वक्त के लिए हो। एक बार फिर से उसके अंदर अपनी पत्नी की प्यास जागी थी, जिस पर अपने होठों का निचला किनारा दांतों में दबा गया, क्योंकि सारी रात उसने उसे एक पल के लिए सोने नहीं दिया था और अभी थोड़ी देर पहले ही वह नींद में गई थी। लेकिन एक बार फिर उसके बालों में हाथ चलाता वह उन पर अपने होंठ लगा गया। एक अजीब सी प्यास जागी थी उसके अंदर। रात के मोहब्बत के बाद उसे और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अचानक से उसे अपने नीचे करते वह फिर से उस पर मोहब्बतें बरसाता चला गया। रश्मि फिर से आनाकानी करती उसे बचने की कोशिश कर रही थी। अपनी गर्दन पर गीला होंठ महसूस करते हुए नींद में गहरी सांस भरते बड़ी घबराहट में राज को खुद से दूर झटक गई, जिस पर राज का दिमाग घूमा और अगले ही पल वह उसके ऊपर होता उसकी सांसें रोकने के करीब आ गया था। रश्मि घबराकर आंखें खोलती राज को शर्माती हुई देखने लगी। वह उसकी घनी पलकों को नरमी से छूता, वह उसके होंठ पर झुकता उसे पागल कर गया था। एक बार फिर से राज को रात वाले रूप में देखते हुए दिल जान से कांप उठी थी। राज प्लीज, अभी नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह आंखों में आंसू लिए बोली, अच्छा अभी दर्द ठीक कर देता हूँ तुम्हारा। उसके जिस्म के हर अंग को धीरे धीरे चूमते और सहलाते उसके नाजुकी को नज़रअंदाज करता फिर से अपना जुनून उस पर निछावर करने लगा। रश्मि की आंखों से आंसू बहते तकियों को भिगो रहे थे, जबकि राज अपनी मोहब्बत से उसकी जान फिर से निकालने को तैयार बैठा था। वह उसे सावर के नीचे खड़ा किए खुद ही उसे नहला रहा था, जबकि वो बच्चों की तरह उससे आनाकानी कर रही थी, जो उसे बहुत बेशरम और ढीठ दिखाई दे रहा था। अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो कुछ नहीं किया मैंने। वह सावर बंद करते उसे बाट टप में पटकते प्यार भरी शब्दों में बोला, आप बहुत जालिम हैं। वह आंसू पोंछते बोली, एक ही रात में तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। वह आईब्रो ऊपर करते उसे बाहों में भरते बाहर लाया और ड्रेसिंग रूम में बिठाते टॉवल से उसका बाल सूखा करने लगा। वह उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। टॉवल सर पर रखे वह उसके माथे तक लाया हुआ था। उसके लाल होंठों को देखते राज ने फिर से प्यार भरी मोहब्बत की। रश्मि ने उसे जोर से चुटकी काटी। अरे मार क्यों रही हो? राज ने उसे घूरा। जो आप कर रहे हैं उसका क्या? इतना पागल दीवाना कौन होता है? रात से अब तक आपने मुझे पागल कर दिया है। एक तरफ मुझसे नफरत करते हैं और दूसरी तरफ ये सब नरम शब्दों में पलके गिराए शिकायत कर रही थी। उस वक्त गुस्सा था, मैं तुमसे नफरत क्यों करने लगा? वह अब की बार गंभीर हुआ। गुस्सा किया क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। वह उसका एक ड्रेस अलमारी से निकालता उसकी तरफ बढ़ाया, तो ये ड्रेस कब लाए आप? वह हैरान होती उसके हाथ में से ड्रेस देखती बोली। राज ने गहरी सांस भरी और वो उसे क्या बताता। ये सब ड्रेस उसने रचना के लिए लाए थे जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन ये सब ड्रेस बिल्कुल अनछुए थे।
वह मार्केट जाता तो जब भी कुछ पसंद आता तो ले आता, लेकिन ये उसके मन में ही रह गया। वह अपनी पत्नी को दे नहीं पाया। रचना सिर्फ उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने आज तक रचना को छुआ नहीं था। रश्मि एक दिन में ही उसकी पत्नी बन गई। मैं पहना दूँ? वह ड्रेस हैंगर से निकालता पूछने लगा। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। वह घबराकर जल्दी ड्रेस लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, जबकि राज भी अपना ड्रेस लेता बाथरूम में बंद हो गया। इधर ईश्वर त्यागी मैडम जी का पता चल गया है। ईश्वर त्यागी के खास आदमी ने उसे आते ही खबर दी। कहाँ है? ईश्वर त्यागी ने बड़ी बेचैनी से पूछा था, तो उसके आदमी ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया था। त्यागी एक पल को सोच में पड़ गया। वे खूबसूरत लड़की बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने थी। ईश्वर त्यागी से अपना नज़र हटाना ही मुश्किल हो गया था। आपकी बेटी मिसिंग है, वह बड़ी स्टाइल से कहती। हाँ, मेरी बेटी है। कहाँ है वह? ईश्वर त्यागी की बेचैनी वह लड़की अच्छे से जान सकती थी। मैं बताती हूँ वह लड़की कहाँ है। वह लड़की राज के पास है। वह उसकी अगली बात पर ईश्वर त्यागी के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। राज उसे अपनी आवाज़ अब खाई से आती हुई सुनाई दी। वह वहाँ कैसे पहुँच गई? ईश्वर त्यागी ने हैरानी से पूछा। जैसे भी पहुँची, इस बात को छोड़ दो। पहुँच गई है ना, अब उसे वापस लेकर आओ। तभी तुम्हें ईश्वर त्यागी, यानी तभी मैं तुम्हें ईश्वर मानूंगी। रचना ने बड़ी मासूमियत से कहा। मुझे अपनी बेटी राज से वापस लेनी आती है, समझी? वह बड़े गुस्से से बोला। रचना ने एक गुस्से वाली मुस्कान उसको पास की, जबकि उसने रश्मि और राज की शादी की बात को छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी ईश्वर त्यागी रश्मि और राज के शादी की बात सुने, रश्मि को वापस ही ना बुलाए। क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? हवेली में घुसती हुई शांति देवी ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी तो पूछ लिया। अरे माँ जी, यहाँ आओ, मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाती हूँ। वह शांति देवी का हाथ थामे सोफे पर बैठी। बहुत जल्द रश्मि नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकल जानी है। जस्ट वेट, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोली, क्या मतलब? क्या करके आई हो तुम? शांति देवी घबरा गई। माँ जी प्लीज, अब लेक्चर देना मत शुरू हो जाना। उनके शब्द अभी मुंह में ही थे कि राज रश्मि का हाथ थामे उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया। सुबह नाश्ता उन्होंने रूम में किया था और अब खाने के वक्त वो बाहर निकले थे। शांति देवी ने मुंह बनाया, लेकिन चुप रही। खाने के बीच थोड़ी थोड़ी नजर राज उचड़ती निगाह से अपने दुश्मन के रूप में छुपे दोस्ती को देख लेता। उसका अंदाज इस तरह जानलेवा था कि अचानक से रचना को राज की नज़रों में अपने लिए जलन महसूस हुई तो खाना खाते खाते उसे हिचकी आने लगी। आप ठीक हैं? उसके तरफ रश्मि ने पानी का गिलास बढ़ाया और उसकी कमर को सहलाया। राज ने नाम में सिर हिलाया कि इतने में नौकर ने आकर किसी ईश्वर त्यागी की आने की खबर दी। राज के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ तो वहीं रश्मि के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा था। उसने बेकाबू राज की कलाई को दबोच लिया। मैं जब तक ना कहूँ तुम बाहर मत आना। मैं धीरे से उसके कान में बोलता उठ गया, जबकि रश्मि दिल ही दिल में भगवान का नाम जाप करने लगी थी। राज बाहर हॉल में आया तो ईश्वर त्यागी बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कहो ईश्वर त्यागी, कैसे आना हुआ? राज ने सोफे पर बैठते टांग पर टांग जमाए बड़े गुस्से में कहा। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया, अपनी बेटी लेने आया हूँ। मेरी बेटी को बुलाओ, अभी के अभी। ईश्वर त्यागी गुस्से से चिल्लाया था। आवाज़ नीचे रखकर बात करो। ईश्वर त्यागी, ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है, राज का घर। खबरदार जो आवाज़ ऊंची की तो हलक से खींच लूंगा तुम्हारी आवाज़ को। राज गुस्से से दहाड़ा। वह भी ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। ईश्वर भी अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटा था। कौन सी बेटी तुम्हारी? बेटी वो यहाँ जब आई थी तो ईश्वर त्यागी की बेटी थी, अब वो राज की पत्नी है। राज की कड़कदार आवाज़ पर ईश्वर त्यागी ने अपनी मुट्ठियाँ जोर से बंद की। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ईश्वर त्यागी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आपकी बेटी न सिर्फ मेरी पत्नी बन चुकी है, बल्कि हमारे बीच एक गहरा संबंध भी जुड़ चुका है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से अपना रास्ता नापिए। देखो राज, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। मुझे जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। मेरी बेटी को बीच में मत डालो, उसे छोड़ दो। ईश्वर त्यागी, राज बड़ी गुस्से से भरी आवाज़ में बोला था। खबरदार जो अपनी जुबान से मेरी पत्नी को मुझसे छोड़ने को कहा तो मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। वह गुस्से से बोलता हाथ के इशारे से बाहर का दरवाज़ा दिखाया। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी बेटी तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। जस्ट वेट। ईश्वर त्यागी अपने शॉल को ठीक करते दूसरे कंधे पर डालते बाहर चले गए, जबकि राज वापस अंदर की तरफ आया था जहां रचना ने रश्मि पर हाथ उठाया हुआ था। रचना अचानक राज की आवाज़ पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। चेहरे पर एकदम हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? राज ने रश्मि को अपने साथ चिपकाया तो रश्मि ने हैरानी से बिन कहे शब्दों से उस आदमी को देखा जो एक रात में ही इतना बदल गया था। ये लड़की मेरी पत्नी है। राज ने उसकी बात काटी। राज, तुम रचना से ज़्यादा उस लड़की को कैसे अहमियत दे सकते हो?
शांति देवी ने भी बीच में बोलना जरूरी समझा, क्योंकि मैं अब इस लड़की को एक धर्म पत्नी की हैसियत दे चुका हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी है। उसे और ज़्यादा अपनी बाहों में दबाता हुआ उसके पैरों तले से ज़मीन खींच लिया था। उसका इस तरह बेबाक अंदाज देखती शांति देवी समेत रचना को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन राज के आगे बोलना मतलब अपनी सामत लाने जैसा था। डार्लिंग चलिए, मुझे तुम्हारी प्यास हो रही है, मुझे तुमसे सुकून चाहिए, वह गंभीर शब्दों में कहता रश्मि को अपने साथ चिपकाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रश्मि ने रूम में आते ही एकदम राज से दूरी बनानी चाहिए। खबरदार, जो तुमने 1 इंच की भी दूरी बनाई तो जान ले लूँगा तुम्हारी, राज ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। रात से अब तक क्या कर रहे हैं? जान हथेली पर तो लाई हुई है मेरी, वह रूठे अंदाज में बोली, जबकि वह उसकी बात पर राज को घूर कर देखा। बेशरम राज, वह अपने होठों से बड़बड़ाती राज की तरफ मुंह हटाती दूसरी तरफ फेर गई। राज ने उसकी कमर को फिर से दबोचा, उसको खींचकर अपने पास किया तो वह बिन कटी डाल की तरह उससे जा लगी। राज, उसने नरम शब्दों में पुकारा। राज की जान वह उसके चेहरे पर झुकता उसे मोहब्बत में बुलाया था, उसकी कान की लो चूम लिया था। रश्मि की आंखों में हैरानी थी। क्या मैं आपकी जान हो सकती हूँ? वह कुछ पल के बाद राज ने अपने सीने में भींचा। रात के मोहब्बत करने के बाद ये सवाल करने की गुंजाइश बनती है क्या? वह उसका मूड फिर से चेंज होने लगा। राज, पापा आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। उसकी उस कोशिश पर राज के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ, साथ ही उसके होठों पर ताला लग गया। एक ही रात में तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर थोड़ी सी और ज्यादा दूरी बनाई तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वह उसे लिए फिर अपने बिस्तर पर आया। रश्मि की सांसें फिर से अटकने लगी। प्लीज, डरते डरते राज को रोकना चाहा, जो अपनी शर्ट फिर से उतारता उसके ब्लाउज का हुक खोल चुका था। मुझे रोकने की हल्की सी भी हिम्मत की तो तुम्हें महंगी पड़ेगी राज की जान। राज ने उस पर फिर से मोहब्बतों की बरसात की। रश्मि के साथ इसके समंदर में गोते लगाता। राज, आपको सहन करना इतना आसान नहीं, वो मैं धीमे से बोली, जानता हूँ, और राज को सिर्फ रश्मि ही सहन कर सकती है। एक ही झटके पर वह उसके ब्लाउज को दूर फेंकता उसकी धड़कनों में मुंह छुपा लिया था। रश्मि की सांस गहरी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और रचना अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखों में खून उतरने लगा। चेहरे पर शर्म हया की लाली बिखर गई, जबकि राज ने गर्दन फेर कर एक नज़र उसे देखते दांत पर दांत जमाए गुस्से से उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, दफा हो जाओ यहाँ से। रचना की आंखों में ढेरों आंसू झिलमिला उठे थे। इतनी चाहत थी उसे राज की बाहों में ऐसे झूलने की, और उसने एक रात भी अपनी बाहों में न भरने दिया। उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर सारी मोहब्बतें उस पर निछावर कर रहा था। रश्मि रचना को यूं सामने देखती बुरी तरह से मचली थी, लेकिन राज ने उस पर अपना सारा वजन डालते उसका झपटना रोका था। रचना बेशरम की तरह अब भी वहीं खड़ी थी। तुमने अच्छा नहीं किया राज, तुमने मेरा हक किसी और को दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। राज हलक के बल चिल्लाया था। रश्मि भी बुरी तरह से शर्माते अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह दूसरी तरफ रचना बुरी तरह से थरथर कांपने लग गई थी। राज की आंखों में वार्निंग देख रही थी। रचना एक नज़र रश्मि को देखती बाहर निकल गई। राज ने उठते हुए दरवाज़ा लॉक किया। वापस रश्मि तक आते कमरे की लाइट भी ऑफ कर गया, जबकि विंडो की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें से वह ज़्यादा तो ना सही लेकिन एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। अपने आप को हर पर्दे से आज़ाद करता वह एक बार फिर से रश्मि पर अपना मोहब्बत लुटाया था। रश्मि ने अपना सांस रोक लिया। रात भी उसका जुनून सहते सहते सुबह भी उसने अपनी मर्जी चलाई, और अब भी फिर से थकन से चूर उसका जिस्म अब टूटने वाला हो गया था। लेकिन राज के अंदर की एनर्जी कम नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस बार रश्मि की चीख निकलवाएगा। कमरे में धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। वह उसे मोहब्बत से सीने में भींचे, उस पर अपनी जुनूनियत दिखाता उसे मदहोश करने लगा, जबकि रश्मि का तो हाल था कि अब बस, न जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी ताकत है और सारी सारी मुझ पर उतार दी है। दिल ही दिल में सोचते वह राज के दिए हर जहर को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। राज उसकी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह साबित हुआ था, जिसने सब उलट पुलट कर रख दिया था। लेकिन वह फिर भी तसल्ली में थी, क्योंकि उसे छूने वाला पहला और आखिरी आदमी राज ही था। चंद्र बाबू तक जैसे ही ये खबर पहुंची, वह गुस्से से पागल हो गया। राज की पहुंच से वह भी डर रहा था, इसलिए बुरी तरह से गुस्सा करता गया। जानता था बस उस लड़की को वहां से निकालना नामुमकिन हो गया। उस लड़की की खूबसूरती उसे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। ईश्वर त्यागी, ये सब ठीक नहीं हुआ। मुझे वह नाजुक सी लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए थी, और तुम मुझे बता रहे हो कि राज ने उससे शादी कर ली है। कैसे बर्दाश्त करूं? पहला हक तो मेरा था ना।
वह चिल्लाया। तभी नौकरानी ने एक लड़की की आने की खबर दी। ईश्वर त्यागी ने चंद्रबाबू को एक नज़र देखा और उस लड़की को अंदर लाने को कहा। रचना ने अंदर आते ईश्वर त्यागी को गुस्से से देखा। कैसे बाप हो तुम, और कैसा नियत है तुम्हारा कि एक लड़की को नहीं ला सके? वह भड़की थी। चंद्रबाबू की निगाहें उसके जिस्म के आर पार हुई थी, जो अनजाने में ही ईश्वर त्यागी से बात करते चिल्ला रही थी। राज की पहुंच को कौन नहीं जानता। रश्मि के लिए उसकी आंखों में मैंने जुनूनियत देखी थी। मैं कैसे उसे साथ ला सकता था? राज अपने दुश्मनों से बाद में बात करता है, गोली पहले चला देता है। ईश्वर त्यागी ने नफरत से कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस लड़की को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके बाद वे लड़की दोबारा राज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वह उन्हें वार्निंग कर रही थी, जबकि चंद्रबाबू की नीयत अब उस लड़की के ऊपर खराब हुई थी। उसे तो बस एक नया चेहरा चाहिए था, और वह लड़की जवानी से चूर थी। उसे क्या फर्क पड़ता है? तो वह लड़की ही ना, जैसे ही मिलेगी मैं उसे चंद्रबाबू के हवाले करूंगा और तुम्हें मुंह मांगी रकम भी दूंगा। ईश्वर त्यागी की बात पर रचना ने चंद्रबाबू की तरफ देखा। उसे बर्बाद कर देना, उसे कहीं का मत छोड़ना, वह किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, इतना बुरा हाल कर देना कि राज उसे दोबारा अपना न सके। रचना के होठों से नफरत निकल रही थी। तुम्हारा राज से क्या संबंध है? चंद्रबाबू की गहरी नजर उसके जिस्म के आर पार होती हुई दिखाई दे रही थी। पति है वो मेरा, लेकिन एक दिन भी मेरे पास नहीं आया। तुम्हारी बेटी एक ही रात में उसकी धड़कनों तक पहुंच गई है। रचना की बात पर चंद्रबाबू की आंखें चमक उठी। रचना के जरिए राज से बदला लेने का सुनहरा मौका लगा था। वह पलटी थी कि चंद्रबाबू ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वो बुरी तरह से बौखला गई, लेकिन चंद्रबाबू ने उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। अपने कंधे पर उठाए अपने बेडरूम में लाया और उसकी चीख कमरे से बाहर तक आ रही थी। उसने उसे बर्बाद कर दिया, जिसे वे अपनाना चाहती थी। उसको छोड़कर बाकी सब ने उसे बर्बाद कर दिया था। राज के लायक नहीं थी। रचना के हर अंग को जख्मी करके उससे शारीरिक संबंध बनाए थी और फोन पर राज को वार्निंग दे रहा था। अपनी पत्नी चाहिए तो मेरी रश्मि मेरे हवाले कर दो। चंद्रबाबू गुस्से में कहता, रोती चिल्लाती रचना को तार तार कर रहा था, जबकि ईश्वर त्यागी सर पकड़े बैठ गया। शाम होने वाली थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद में थे। थोड़ी देर पहले ही सावर लेते हुए वे जोत बत्ती कर चुकी थी, भगवान को सुला चुके थे। राज के नंबर पर कॉल आई थी। उसकी आंख खुली, धीरे से रश्मि की तरफ देखता, जिसका चेहरा बहुत लाल हो रहा था। सर्दी की रात थी और ऐसे में वे 3-4 बार नहा चुके थे। अब वो बिल्कुल हार गई थी। उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। राज के होंठों को एक मुस्कान ने छुआ। मोबाइल पर कॉल एक बार फिर से आने लगी। राज ने कॉल रिसीव की और आगे से जो खबर उसको सुनने को मिली, उसको लगा उसकी सांसें थम गई हों। आंख मीचे कॉल बंद करता, क्योंकि चंद्रबाबू ने वीडियो कॉल की थी। जिस हाल में रचना थी उसे देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। रचना पूरी तरह जख्मी थी। जो भी था, लेकिन वह अभी भी उसकी पत्नी थी। रश्मि का सर बहुत आराम से तकिए पर रखते खुद जल्दी उठता ड्राइंग रूम में बंद हुआ था। तैयार होता बाहर निकल गया। वहां पहुंचा तो चंद्रबाबू फरार हो चुका था। वह रोते हुए गहरी सांस भरते बोली। राज उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। राज ने अपनी शर्ट उतारकर उसके पूरे शरीर को ढकने की कोशिश की। गुस्से से बोली, मुझे मर जाने दो राज, मैं इस सब की खुद जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी पत्नी, मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। रश्मि की इज्जत का सौदा करने आई थी और अपनी इज्जत गंवा बैठी। वह दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। उसकी बात पर राज ने अपने होंठ बुरी तरह से भींच लिए। उसका जी चाहा कि सामने उस लड़की का गला घोंट कर मार डाले, लेकिन वह अपने किए की सजा भुगत चुकी थी। धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाते बाहर लेकर आया। पहली बार राज ने उसे छुआ था, जबकि कई लड़कों के साथ उसका संबंध रह चुका था। रचना ने बड़ी तरसती नज़रों से उसे देखा, जिसको पाने के लिए वह कई बिस्तरों तक गई, लेकिन आज उसी के नज़रों में बुरी तरह से गिर चुकी थी। और जब उसने छुआ तो वह उसका आखिरी दिन था। अस्पताल पहुंचते कुछ ही देर में रचना ने दम तोड़ दिया था। वह अपनी कर्मों की सजा भुगत चुकी थी। कई दिनों की कोशिश के बाद चंद्रबाबू भी पकड़ा गया था। उसका पूरा टीम पकड़ा गया था। चंद्रबाबू जेल में था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ईश्वर त्यागी ने राज के पास आते उसे माफ़ी मांगी। वह चंद्रबाबू का कर्जदार था, इसलिए उसने ये सब किया था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी एक सुरक्षित हाथों में पहुंच चुकी थी, जो उसकी रक्षा करना अच्छे से जानता था। रश्मि ने राज के तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रही हो कि वह बाप के गले लग जाए। राज ने उसे घूरा था। उसका अपने सामने किसी और को अहमियत देना भी राज को चुभता था। आप मेरे सगे पिता हैं, लेकिन कभी मुझे सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, सिवाय उन पलों में जब चंद्रबाबू से शादी करने वाले थे। बहुत अकेलापन महसूस किया था मैंने। तब रश्मि की आंखें भीग गई थी तो ईश्वर त्यागी ने उससे माफ़ी मांगी। वे जा चुके थे। रश्मि ने बड़ी आस भरी नज़रों से एक सवाल किया, आखिर तुम अपनी पहली पत्नी से इतनी नफरत क्यों करते थे
और जब नफरत करते थे तो फिर शादी क्यों की थी? उसकी दादी की सहेली की नातिन थी। इन दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। राज विदेश चला गया था। उस समय इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। जब राज विदेश से लौटा तब रचना उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। रचना और राज का स्टेटस बिल्कुल सेम ही था। रचना शुरू से ही बिगड़ैल लड़की थी। वह शादी से पहले ही राज के साथ वह सब कुछ कर लेना चाहती थी, लेकिन राज अपना संस्कार नहीं भूला था। वह ये सब नहीं चाहता था। शादी के बाद ही रचना से वह सब कुछ कर सकता था, लेकिन रचना ने बहुत जल्दबाजी की और एक पार्टी का कहकर राज को उसमें बुलाया गया था। उस वक्त रश्मि बिल्कुल नशे में धुत थी। राज के दोस्तों के साथ ही राज को वो बिन कपड़ों के मिली थी। राज के पैरों तले से जमीन निकली थी। शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। हर जगह शादी की शोर थी। ऐसे में शांति देवी ने उसको अपनी कसम देकर रचना से शादी करने पर मजबूर किया और उसने मजबूरी में आकर रचना से शादी की। ये कहते कहते राज उसके तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद ये आंखें मुझे मुस्कुराती हुई मिले। उसे अपने साथ लगाया। राज, मैं ईश्वर त्यागी की सगी बेटी नहीं। मैंने भी आपसे झूठ बोला था। वह सर झुकाए बोली, जानता हूँ, पहले दिन से। तभी कहा था कि तुम्हारा झूठ की सजा मैं तुम्हें मोहब्बत से दूंगा। वह उसके माथे पर होंठ रखकर बोला, अब छोड़ो इन सब बातों को। मुझसे ज़्यादा किसी और को फोकस करती हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। वह उसके गालों में दांत गाड़ता बोला, हे भगवान राज, आप तो मोहब्बत के प्यासे बन गए हो। आज रात बनूंगा। रश्मि राज की मोहब्बत और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके चेहरे पर चहक राज को बहुत अच्छे लगते थे। एकदम से वह अपनी बाहों में भर गया। राज, वह एकदम डर गई। क्या हुआ? इतना डर कैसा? राज पर भरोसा रखो, हल्की सी चोट भी नहीं पहुंचने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी, मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले जिंदगी फीकी थी। तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए। तुम मेरी वफादार पत्नी हो, सिर्फ मेरी हो। राज तुम्हारा है। उसे कमरे में लाते, बिस्तर पर लिटाते उसके माथे पर होंठ रख गया। पूरा राज भी मेरा और उसकी जुनून भी मेरी। रश्मि ने राज को पहली बार अपने सीने में खुद से चिपकाया था, जिस पर राज बिल्कुल पागल हुआ था। उसके ब्लाउज और पेटीकोट को फिर से अलग फेंकता, उसके पूरे शरीर को चूमता। उसे भी पागल कर दिया था। वह बहुत तड़प रही थी। सिर्फ उसके होंठों से राज राज सुनाई दे रहा था। राज को तो बोलने तक की फुर्सत नहीं थी, सिर्फ उसको चूमे जा रहा था। फिर रश्मि ने एकदम से उसको अपने सीने से चिपकाकर अपनी सांसों को रोका था और उस रात, पूरी रात इसके समंदर में तैरते रहे। शांति देवी ने भी रश्मि को स्वीकार कर लिया था। शादी के ठीक 9 महीने के बाद रश्मि ने राज के बच्चे को जन्म दिया था। वह लड़का था। अब और राज का प्यार रश्मि के लिए दुगना हो गया था। ये था राज और रश्मि की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।